Hello everyone, welcome back to the स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ डॉक्टर आरती मलिक। और आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो ऐसा है कि अगर आप स्टूडेंट भी नहीं हैं तो भी आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं, ठीक है, आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनमें क्या केमिस्ट्री है या फिर केमिस्ट्री आपकी डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग से। ओके, व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये भी एक छोटा सा टर्म है, बाकी क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं कि आप फिलहाल जो अपनी गाड़ियों में, जो लोग भी ड्राइव करते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जो लोग भी ड्राइव करते हैं उन जब आप अपनी गाड़ी में जो है पेट्रोल फ्यूल मतलब भरवाते हो, तो क्या आपने नोटिस किया है कि वो क्या वहाँ पे कुछ लिखा आता है E10 वगैरह, कुछ ऐसा E10 E12, तो वो क्या चीज़ है, और जो आप पेट्रोल भरवा रहे हो क्या प्योर पेट्रोल है या उसके अंदर कुछ मिक्स किया जा रहा है। अगर वो मिक्स किया जा रहा है तो वो कौन सा केमिकल है, और वो केमिकल आपकी गाड़ी के इंजन को कैसे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एज अ नॉर्मल सिटीजन जो आपको दिमाग में आने चाहिए, आपने न्यूज़ में देखे होंगे, और जिनका आंसर्स हम आपको आज केमिस्ट्री समझाते हुए करेंगे कि उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, ठीक है। क्यों इथेनॉल को मिलाया जा रहा है, किसके अंदर, पेट्रोल के अंदर, उसका क्या रीज़न है, इथेनॉल की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है, और आपकी गाड़ियों पे इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, क्या आने वाले 1-2 साल में आपको अपनी गाड़ी चेंज करनी पड़ सकती है, भले ही आपने आज खरीदी हो नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो आने वाला टाइम है उसमें जो आपका फ्यूल है गाड़ी का वो चेंज हो जाएगा। जो आपकी अभी की गाड़ी है उसका इंजन उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, तो उसमें चेंजेस की ज़रूरत होगी। तो क्या ये सारी चीज़ें हैं, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको डिटेल में 1 बाय 1 समझाएंगे। मैं ट्राई करूँगी कि आपको सिंपल भाषा में, सिर्फ केमिस्ट्री में ज़्यादा ना जाके सिंपल भाषा में समझा पाऊँ कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है वो फिलहाल क्या है और आगे आने वाले उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो शुरुआत जो करेंगे हम कुछ क्वेश्चन से करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि फिलहाल जो आपकी गाड़ी का फ्यूल है उसके अंदर कितना पेट्रोल है, प्लस पेट्रोल के अंदर कितना इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। क्या मिक्स किया जा रहा है, कितना मिक्स किया जा रहा है, ठीक है, और उसका जो है आपकी गाड़ी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट इज बायोफ्यूल। आपने बहुत सुनी होगी ये चीज़ कि बायोफ्यूल, बायोफ्यूल एक होता है फॉसिल फ्यूल, एक होता है बायोफ्यूल, ठीक है। तो बायोफ्यूल क्या होता है ये हम समझेंगे। तीसरा है रीन्यूएबल, रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है ये हम समझेंगे। फोर्थ पॉइंट फ्लैक्स फ्यूल, ये बिल्कुल नई टर्म है, ठीक है। फ्लैक्स फ्यूल क्या होता है ये समझेंगे। व्हाट इज फ्लैक्स फ्यूल, और फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या हैं जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं या फिर कुछ कुछ कंट्रीज में अभी भी चल रहे हैं। तो व्हाट आर फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स, और उनमें डलने वाला फ्लैक्स फ्यूल ये क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ वन कि गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, क्यों इथेनॉल मिला रही है, गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, और आम नागरिक को इससे क्या फ़ायदा होगा, किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा। और अभी जो है हम कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ देखी होगी कि शुगर के इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे सॉरी, क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है ठीक है। और राइस के भी, मतलब कुछ कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट ने उनको बंद कर दिया है बाहर भेजना, कुछ कुछ सेलेक्टिव चीज़ें, उसका क्या रीज़न है। ओके, और क्या टारगेट्स है गवर्नमेंट के 2025 तक, क्या क्या चेंजेस आपके फ्यूल में होने वाले हैं जिससे कि आपकी गाड़ी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें, सारे क्वेश्चंस के आंसर हम 1 बाय 1 देखेंगे विद अ डिटेल एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली चीज़ देखिए, आजकल जो आपको पेट्रोल मिल रहा है वो पेट्रोल आपका है E10 टाइप। ओके, E मतलब इथेनॉल, 10 मतलब 10%।
10% इथेनॉल मिक्स करके आपको पेट्रोल दिया जा रहा है, जो आपकी गाड़ी में फिलहाल, इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ की नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। बाकी कंट्रीज़ में अलग अलग परसेंटेज हो सकती है, तो इंडिया में अभी E10 से E12 तक चल रहा है। तो ये आपको मिक्स करके दिया जा रहा है। तो इथेनॉल क्यों मिक्स किया जा रहा है फ्यूल के अंदर, सबसे पहले समझेंगे कि इथेनॉल है क्या और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है ऐसी कि सिर्फ यही केमिकल चूज़ किया गया। वैसे तो इथेनॉल जो है नॉर्मली अपनी नेगेटिव न्यूज़ के कारण चर्चा में रहता है, क्योंकि आपको पता है कि ये ड्रिंकिंग जो आपकी जितनी भी ड्रिंक्स होती है उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इथेनॉल ही होता है, या फिर इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रेन्स मतलब अनाज वगैरह से बनता है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट, इट इज़ अ क्लियर कलरलेस लिक्विड। लिक्विड होता है, कलरलेस होता है। प्योर इथेनॉल का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाता है, ठीक है। और इसके जो यूजेस हैं, ठीक है, ज़्यादातर ये बनता है, रीन्यूएबल फ्यूल है, क्योंकि रीन्यूएबल होता है जिसको आप जल्दी जल्दी बना सको, ठीक है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जब जो आपका क्रूड ऑयल से जो बनते हैं डीजल पेट्रोल, ये फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं, क्योंकि ये पता नहीं कितने लाखों सालों के बाद अपने आप से बनते हैं, ठीक है। कहीं पर चट्टानों के नीचे कोई भी प्लांट्स, एनिमल्स क्या हुए, प्रेस हो गए, ठीक है, उनके अंदर जो बायोमास है, कार्बन वगैरह उनके अंदर जो है, उससे ये बना। तो ये बहुत साल लग जाते हैं इसमें, इसीलिए इसको हम रीन्यूएबल नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं बनता, खर्च फटाफट होता है। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं एनर्जी के, पेट्रोल और डीजल की बजाय। उसकी वजह यही है क्योंकि अगर कल को ख़त्म होगी ये सारी चीज़ें तो बनेंगी तो लाखों सालों में, बट जिस हिसाब से गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है हर कंट्री में, आप अपने देश का एग्जाम्पल देख लो, हर एक बंदे का ये सपना रहता है कि जल्दी से मैं स्टेबल हूँ, एक अच्छी जॉब लूँ, उसके बाद गाड़ी लूँ, घर लूँ। तो गाड़ी एक सबका इम्पोर्टेंट वो होता है, मतलब ड्रीम होता है। तो उस तरीके से जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ती जाएंगी, फ्यूल का कंजप्शन बढ़ता जाएगा, और जो फ्यूल बन के आ रहा है वो बन रहा है इतने सालों में, तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो कल आप फिर वापस बैलगाड़ी पे आ जाओगे या पैदल चलने पे आ जाओगे। तो उसी के लिए ढूंढा जा रहा है कि रीन्यूएबल फ्यूल जो जल्दी से हम जिसको बना सके, ओके। तो ये रीन्यूएबल फ्यूल है जो बायोमास से बनता है। बायोमास मतलब जो आपके ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपके सड़े गले अनाज हुए, ठीक है, गन्ने से भी ये बनाया जा सकता है और मक्का से बनाया जा सकता है। तो जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, उन सारे टाइप के जो बायोमास होंगे, यानी कि प्लांट से निकलने वाली जो चीज़ें होंगी, प्लांट फूड जो होंगे, उनसे ये बनाया जाता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाई वी आर मिक्सिंग इथेनॉल ओनली, सिर्फ इथेनॉल की बात क्यों हो रही है, कोई और जो है केमिकल उसकी बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर बहुत हाई होता है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, किसी भी फ्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कितना एफिशिएंट है एज अ फ्यूल, एक नंबरिंग दी जाती है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर, ठीक है। आप सिंपल भाषा में ये समझिए कि ऑक्टेन नंबर जितना हाई होगा फ्यूल उतना ही अच्छा माना जाता है। तो इसका ऑक्टेन नंबर काफ़ी हाई होता है, दैट इज़ वाई इसी को चूज़ किया गया, ठीक है। प्रोड्यूस किया जाता है ग्रेन, शुगर केन, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स वाले आइटम्स होंगे। और जो केमिस्ट्री होती है इसको बनाने के पीछे वो ये होती है, ये आपका हुआ कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज किस में टूटेगा, इथाइल अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और हीट जनरेट होगी। तो ये इसके बनने की रिएक्शन होती है। फॉर्मूला आपको पता है, C2H5 इसका फॉर्मूला होता है, C2H5OH। OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ठीक है। तो 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये हुई बात इथेनॉल की। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग। जब जो है आपका गैसोलीन जो होता है, जो पेट्रोल होता है, उसके अंदर प्योर गैसोलीन के अंदर जब हम इथेनॉल को मिक्स कर देते हैं, उसी को इथेनॉल ब्लेंडिंग कहा गया है, ओके। तो ये अलग अलग टाइप की हो सकती है, जितना परसेंटेज आप इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं। जब आप क्या करोगे, जब आपने अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू किए साइंटिस्ट ने कि हमको अब इसका पेट्रोल का इसका अल्टरनेटिव ढूंढना है,
तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मिक्स करके देखा गया एक्सपेरिमेंट के उस पर 1%, 2%, फिर 10%, 15%, 20%। तो इससे आप शुरू से 10% से लेके और 85% तक जा सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे कैटेगरीज बनाई गई है। फर्स्ट वन इज E10, सेकेंड है E15 और थर्ड है E85। ठीक है, ई मतलब इथेनॉल और ई के साथ जो लिखा है नंबर वो है उसका उतना परसेंटेज मिक्स किया गया है आपके फ्यूल के साथ। ओके, ये फ्लेक्स फ्यूल यहाँ पे गलत लिखा है, ये फ्लेक्स फ्यूल नहीं है। तो E10 का मतलब 10% तक इथेनॉल मिक्स किया गया है। उसके बाद आता है E15, E15 में 10.5 से 15% तक इथेनॉल मिक्स किया गया है। ये वाला जो है E10 तक जितनी भी गाड़ियां अभी तक बनी हुई है उन सब के इंजन में डाला जा सकता है। बट जो E15 है वो 2001 मॉडल से बाद की जो गाड़ियां हैं सिर्फ उनके अंदर डाला जा सकता है। मतलब 2001 से पहले की जो गाड़ियां होंगी उसमें ये यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है E85, जिसके अंदर इथेनॉल का परसेंटेज होगा 51 से लेके 83 तक। हाईएस्ट यही है अभी तक, 51 to 83%। इसी को हम फ्लैक्स फ्यूल कहते हैं। ओके, जब इथेनॉल का कंटेंट जो है 51% से 83% तक हो उसी को कहा जाता है फ्लैक्स फ्यूल। और इसके लिए ये नॉर्मल गाड़ियों में ऐड नहीं हो सकता, इसके लिए स्पेशल इंजन डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, और उन व्हीकल्स को हम कहते हैं फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स। अभी इंडिया में ये नहीं है क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं 10% पे। जो फर्स्ट वाला पार्ट है अभी हम यहीं पे हैं, अभी हमने इतना ग्रो नहीं किया है, अभी हम यहाँ पे हैं। बट अभी हमारा टारगेट है 2025 तक 20% का, जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। बट जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे व्हीकल को जो होगा, नॉर्मल जो व्हीकल फिलहाल अवेलेबल है, फिलहाल वाले जो व्हीकल्स के अंदर इंजन है वो उसके ऊपर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने ये जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको बोल दिया है कि आप आगे आने वाले जो इंजन है वो फ्लैक्स इंजन बनाए, मतलब फ्लैक्स फ्यूल को जो अफोर्ड कर सके वो वाले इंजन्स बनाइए। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमको फ्लैक्स फ्यूल तक पहुँचना है। कब तक पहुँचना है वो अभी देखते हैं। रिएक्शन क्या होती है इसकी देखिए, इथेनॉल की रिएक्शन, कोई भी फ्यूल जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, बर्न होता है। कार्बन जो कन्वर्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, अगर उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और क्या निकलेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा और हीट निकलेगी। ये हीट वर्क करती है। ठीक है, इस हीट की वजह से ही क्या होता है, आपकी इंजन वर्क करता है और गाड़ी चलती है। ये होते हैं आपके साइड प्रोडक्ट्स CO2 और H2O, जिसमें से H2O तो ठीक है, मतलब साइड प्रोडक्ट एज अ गुड है, बट CO2 तो अपने आप में गुड नहीं है। बट स्टिल यहाँ पे सिर्फ CO2 और क्या निकल रहा है, H2O निकल रही है। लेकिन अब अगर आप नॉर्मल जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी गैसेस निकलती है, ठीक है, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। तो उनके रेस्पेक्ट में ये फिर भी बेटर है, स्टिल बेटर। नेक्स्ट पॉइंट, वाई इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों हो रहा है, जब नॉर्मल पेट्रोल चल रहा था हम इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं। जितनी भी कंट्रीज़ है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी भी कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें हैं। इवन यूरोप और ब्राज़ील का अगर आप एग्जांपल देखोगे या USA का, तो वहाँ पे वो लोग हमसे काफ़ी आगे हैं। तो ऐसा क्यों किया गया, क्यों ये सोचा गया, किसके दिमाग में ये खुराफात आई कि इथेनॉल को इसके साथ मिक्स कर देते हैं, क्या रीज़न रहा होगा। जब भी कोई रिसर्च होती है नई तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट आज का नहीं सोचती, आज से आने वाले 10, 20, 30 सालों का सोचती है कि क्या होगा। तो शुरुआत कहाँ से हुई शुरुआत होती है एनर्जी सिक्योरिटी से। एक चीज़ कही जाती है कि जिसके ऊपर एनर्जी का कंट्रोल, एनर्जी के ऊपर जिसका कंट्रोल होगा आज के टाइम में वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। एनर्जी मतलब जितने भी आपके फ्यूल हुए, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं रशिया से। अभी 1-1.5 साल पहले जो वॉर शुरू हुई थी रशिया और यूक्रेन की, तो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था इसके बावजूद, क्योंकि उसको पता था कि यूरोप और पूरा यूरोप और USA एक साथ मिलके उसको अटैक कर सकते हैं। बट इसके बाद भी उसने ऐसा किया, तो उसकी वजह थी क्योंकि वो पूरे यूरोप की जो गैस पाइपलाइन है उस पर कंट्रोल रखता है, पूरे यूरोप को एनर्जी सप्लाई करता है।
तो जब आपके हाथ में किसी की नब्ज होती है तभी आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो। तो एनर्जी पे अगर आपका कंट्रोल है तो आप पूरी दुनिया बदल सकते हो, दैट इज वाई। तो एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीजन था। नेक्स्ट वन, ऑयल एज अ वेपन। बहुत बार ऐसा हुआ, ऑयल एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज है, ऑयल जो एक्सपोर्ट करती है वो ये वाली कंट्रीज है, अरब कंट्रीज, ठीक है। तो जो अरब कंट्रीज हैं उन्हीं, क्योंकि वहीं पे ऑयल पाया जाता है, वो क्या करती है, ऑयल को निकालती है जमीन से और बेच देती है। तो उन्होंने क्या किया, कई बार ऐसा हुआ, 2-3 बार ऐसा हुआ जो ऑयल क्राइसिस हुआ, क्योंकि वो क्या करती है कि ऑयल के रेट, क्रूड ऑयल की बात कर रही हूँ मैं, क्रूड ऑयल के प्राइस को बढ़ा या घटा सकती है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन कम कर देंगे तो ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, और अगर बढ़ा देंगे तो घट जाएंगे। तो वो ऑयल को एज अ वेपन यूज करती है। उसके बाद अगर उनको कहीं भी लगता है कि किसी कंट्री, कोई कंट्री आपके फेवर में नहीं है, तो कल को उसको ऑयल देना बंद कर दे, तो ये एक फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आप पावर जो है ऑयल की सिर्फ कुछ कंट्रीज के पास है और आपको उन्हीं से खरीदना, आपके पास ऑप्शन और कुछ है नहीं, तो वो उनकी क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी ये चीज़ सोची गई कि कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ किया जाए जो आप अपने डोमेस्टिक लेवल पे प्रोड्यूस कर सके और उसको एज अ फ्यूल यूज कर सके। नेक्स्ट वन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जब हम बाहर से, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, अपने देश की बात करें, तो व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, गाड़ी, स्कूटर, ओके, बाइक्स वगैरह। तो इनमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो हमारा ज़्यादातर जो फॉरेन रिजर्व होता है, जो हम डॉलर में रिजर्व करते हैं, हम ज़्यादातर उसमें से खर्च कर देते हैं तेल परचेज करने में। तो सब ज़्यादा हमारा क्या है, जो जितनी भी हमारी फॉरेन करेंसी इकट्ठी होती है वो चली जाती है तेल खरीदने में। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि उसको कट कर दे तो वो पैसा हमारे देश में काम आ सकता है, देश की जो हमारी इकोनॉमी है उसमें काम आ सकता है। यहाँ पे रोजगार डेवलप किए जा सकते हैं, सड़कें बनाई जा सकती हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। तो वही पैसा बचाने के का भी एक यहाँ पे रीजन रहा है। नेक्स्ट वन, अल्टरनेट ऑप्शन टू क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से स्विच तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि वो अनलिमिटेड तो है नहीं, एक ना एक दिन तो वो खत्म होगा ही। तो उसके खत्म होने से पहले कोई नया अल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा। तो ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है। नेक्स्ट वन, टू कट एमिशन। क्रूड ऑयल की सबसे जो बेकार चीज़ है वो ये है कि वहाँ से जो क्रूड ऑयल गाड़ियों में डाला जाता है और वो बर्न होता है, उससे जो आपको हीट मिली वो तो गाड़ी को चलाने के काम आई, बट जो फालतू चीज़ें बचती हैं वो बहुत बेकार होती है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। एयर पॉल्यूशन उससे सबसे ज़्यादा बढ़ता है। इंडिया में अगर हम देखें, बहुत सारी पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, जिसमें से नंबर 1 है दिल्ली। तो उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है, व्हीकल्स है। व्हीकल्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर। तो कुछ ऐसा चाहिए फ्यूल हमको जिससे जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा तो कुछ ना कुछ हार्मफुल ज़रूर, बट कुछ ऐसा हो कि वो कम हार्मफुल हो कंपेरेटिव टू क्रूड ऑयल। तो ये भी एक रीज़न है इसको चूज करने का। नेक्स्ट वन, केस स्टडी ऑफ ब्राज़ील। अब देखिए, गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया है कि हम धीरे धीरे इथेनॉल मिलाना शुरू हम कर चुके हैं, 10% पे पहुंच चुके हैं, इसको 20% करेंगे, 30% करेंगे, 50% करेंगे, ठीक है, 80% तक जाएंगे। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या किसी ने पहले ऐसा किया है कि 80% तक इथेनॉल मिलाया हो? तो यूजुअली जब रिसर्च होती है तो ऐसे ही होती है कि आप पूरा ढूंढते हो कि किसी ने ऐसा किया है नहीं, क्या उसके साइड इफेक्ट्स रहे हैं, ठीक है, एक लंबा प्रोसेस होता है। तो हाँ, इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, दैट इज ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील जो कंट्री है, ब्राज़ील और इंडिया में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि दोनों ही शुगर केन के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और दोनों की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारी भी इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन नहीं कह सकते, सबसे ज़्यादा जो लोग इन्वॉल्व हैं वो एग्रीकल्चर में है, ये कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हमारी रही है, सेम ब्राज़ील की है। और ये भी, इनके यहाँ भी शुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन का कौन है? ब्राज़ील है। और सेकंड पे आता है इंडिया। फर्स्ट वन ब्राज़ील,
सेकेंड वन इंडिया। ओके, तो हम ब्राज़ील से सीख सकते हैं कि कैसे जो चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है उसको हम यूज़ करें। ठीक है, अपनी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ऑयल इतना खरीदना पड़ रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो ब्राज़ील ने क्या किया 1973 में फर्स्ट ऑयल क्राइसिस हुआ था। व्हाट वाज दैट? जो अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था। मतलब ऑयल कुछ कंट्रीज़ को जो कंट्रीज़ इजराइल के फेवर में थी उस टाइम पे, इजराइल और अरब के बीच शुरू से कॉन्फ्लिक्ट रहा है जब से इजराइल एज अ कंट्री बना है 1948 से। तो इजराइल को जो कंट्रीज़ ने उस टाइम सपोर्ट किया था तो अरब ने उनको तेल बेचना बंद कर दिया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ऑयल के प्राइस 1974 आते आते 300% तक बढ़ गए थे। जैसे अभी हमने देखा लास्ट जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई है उसकी वजह से जो हुआ था। ओके, अब जो अरब की कंट्रीज है वही ऑयल क्या करती है, बेचती है। उसके अलावा कुछ कुछ कंट्रीज ऐसे जैसे ईरान है, ईरान के पास भी तेल है, वो भी बेच सकता है, बट यूएसए ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं। हम उससे खरीद सकते हैं बट खरीद नहीं पाते यूएसए के सैंक्शन की वजह से। सेम रशिया की कहानी है, जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है तब से रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लगे हैं, बट स्टिल हम जैसे तैसे रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा जो वो है वो जाता है, धन्यवाद हमारे जो फॉरेन अभी वो है एस जयशंकर को। तो ये उनकी वजह से है, हम जैसे तैसे उनसे परचेज कर रहे हैं, बट इसके ऊपर बहुत सारे सवाल यूरोप ने और यूएसए ने उठाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑयल क्राइसिस बढ़ता जाता है। जैसे जैसे दुनिया में कोई भी संकट आएगा, कहीं पे युद्ध छिड़ेगा, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करेगा, वैसे ही ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या रही है। तो जब फर्स्ट ऑयल क्राइसिस आया था, ब्राज़ील ने वही समझ लिया था कि ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो उन्होंने वहीं से वहाँ उनकी गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया और वहीं से 1975 से उनकी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग को, ठीक है, कि प्योर जो है पेट्रोल से, प्योर गैसोलीन से गाड़ियां नहीं चलेंगी, इथेनॉल की परसेंटेज वहीं से मिक्स करनी शुरू कर दी थी। और शुरुआत में ये E22 तक गए थे, मतलब 22% तक। 2006 से 2008 तक वर्ल्ड की जो फर्स्ट बायोफ्यूल इकोनॉमी थी वो था ब्राज़ील, पहली इकोनॉमी जो बायोफ्यूल पर चल रही थी। ठीक है, तो ब्राज़ील ने ऐसे धीरे धीरे करके डेवलप किया और आज उन्होंने फ्लैक्स फ्यूल भी डेवलप कर लिया है। उनके पास वो व्हीकल्स भी है जो फ्लैक्स फ्यूल से चल सकते हैं। तो ब्राज़ील से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब इंडिया के केस में देखते हैं कि इंडिया यहाँ पे क्या कर सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग में, हमारे पास इसकी क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या चैलेंजेस रहेंगे। क्योंकि जब कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं तो चैलेंज तो आते ही आते हैं, तो वो क्या क्या चैलेंजेस है ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास ये है कि इथेनॉल बनता है जो है ग्रेन से, ठीक है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे बनता है। शुगर केन हुआ हमारा, और जो भी अनाज वगैरह हुए, सड़े गले अनाज से बन सकता है। तो ये हमारे पास भरपूर है। सबसे पहली एडवांटेज ये है कि शुगर केन में हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और जो ग्रेन्स वगैरह है वो भी हमारे पास इनफ है। तो मतलब इथेनॉल प्रोडक्शन में हमें दिक्कत नहीं आएगी, वो हम बना सकते हैं, ना वो हमें बाहर से खरीदना पड़ेगा। तो पहली चीज़ ये हुई, ये हमने देख ली है। सेकंड, हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ओके, जिसके लिए हमें बाहर से फ्यूल खरीदना पड़ रहा है, तो वो हम बचा सकते हैं। हमारे इंपोर्ट बिल कम हो सकते हैं इससे, जो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर हम कर पाए तो। नेक्स्ट वन, 2003 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, और अभी 2022 में 10% तक ब्लेंडिंग को हम पहुंच चुके हैं। और अब जो अगला टारगेट है वो है E20 का 2025 तक। पहले 2030 टारगेट रखा गया था, बट बाद में गवर्नमेंट ने इसको 2025 कर दिया है। मे बी जो अभी वॉर चल रही है दो वॉर्स अभी चल रही है, रशिया यूक्रेन की और इजराइल हमास की, तो इस चीज़ को देखते हुए शायद गवर्नमेंट चाहती है कि जल्दी से जल्दी हम अपना जो है ऑयल के जो बिल्स हैं वो कम करें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो E20 का हमारा टारगेट है, मतलब 20% इथेनॉल और बाकी जो है आपका 80% फ्यूल, पेट्रोल या गैसोलीन जो भी बोल सकते हैं। तो ये है गवर्नमेंट का टारगेट
अब इसके लिए कुछ रोड मैप डिज़ाइन किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या सामने आएंगे। एडवांटेज में एक ये है कि हम डोमेस्टिक लेवल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जितने ज़्यादा इथेनॉल के प्लांट्स लगाए जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। किसानों को इससे डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि किसानों की फसलें कई बार ख़राब हो जाती है, नहीं बिक पाती। ओके, तो उसका इनको डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। और जो है शुगर केन बहुत ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र और जो है आपका यूपी में बहुत ज़्यादा होता है, वेस्ट यूपी से। तो मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने वहाँ किसानों की जो प्रॉब्लम्स है वो देखी है कि गन्ने के रेट उतने नहीं बढ़ते या फिर उनको पेमेंट टाइम से नहीं मिलती। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा, गन्ने के रेट भी बढ़ेंगे और उनको टाइम पे पेमेंट भी मिलेगी, नए इथेनॉल प्लांट्स लगाए जाएंगे। नेक्स्ट वन, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन में कट होगी। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सेविंग्स होंगी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा बाकी चीज़ें करने के लिए। ठीक है, अब चैलेंजेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आप खाने की चीज़ों से अल्कोहल बना दोगे तो फिर खाओगे क्या, मतलब फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। अगर सारा कुछ इथेनॉल में कन्वर्ट कर दोगे तो बाकी चीज़ें जो बनती है, जो हम शुगर केन से शुगर बनाते हैं और शुगर के मतलब हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं, बहुत ज़्यादा बनाते भी और कंज्यूम भी करते हैं। तो खाने के जो अनाज है, जो मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो उसको कंज्यूम करती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सबका इथेनॉल बनाने के चक्कर में हम वहाँ कमी कर दें। तो फूड सिक्योरिटी का रिस्क रहेगा, वाटर सिक्योरिटी का भी रहेगा, क्योंकि गन्ना जो है, गन्ने की जो फसल होती है उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ज़्यादा गन्ना बोया जाएगा तो ज़्यादा पानी चाहिए होगा, तो पानी जो है वाटर सिक्योरिटी का भी इशू रहेगा। और जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा फिलहाल वो होगा फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स। अभी तक 10% की ब्लेंडिंग तक कोई इशू नहीं है, बट जैसे हम 15% के ऊपर जाएंगे तो हमें व्हीकल्स के इंजन चेंज करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है ये देखना होगा, क्योंकि आप लोगों को एकदम से नहीं बोल सकते कि आप अपनी गाड़ियाँ बदल लीजिए क्योंकि इस गाड़ी में ये वाला फ्यूल नहीं डलेगा। आप गवर्नमेंट अगर ऐसा करना चाहे कि अलग अलग फ्यूल स्टेशंस बना दे, ठीक है, E10 वालों के लिए अलग, E20 वालों के लिए अलग, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि अलग अलग स्टोरेज जो फैसिलिटी है वो चाहिए होंगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो फिलहाल यही है कि गाड़ी का इंजन उसको कैसे एक्सेप्ट करे, या फिर नई गाड़ियाँ कैसे वो की जाए, कैसे आप लोगों को एकदम से बोल दो। तो कहीं ना कहीं ये बड़े ब्रेकर्स होंगे इस वाली जर्नी में, जो हमारी इथेनॉल की जर्नी है। बट आई एम श्योर कि इसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाले जाएंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा चेंज अगर आता है तो कुछ ना कुछ चीज़ों में तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सरकार को भी और लोगों को भी। बट जो है हमको इसको एडवांटेज अगर हम देखें वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमें ऑयल के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हमारे बिल्स कम होंगे वहाँ पे जो हम बाहर इतना पैसा देते हैं डॉलर्स में ठीक है, तो उस पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऐसे ही कोई टॉपिक्स जो हैं हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बाकी आम लोगों के लिए भी यूज़फुल हो।